लोगों को जो है ये चीज़ें हैं, किसी भी कैंडिडेट को देख करके लोग वोट नहीं कर रहे हैं। तो प्रत्याशियों के बजाय जो है लोगों का है कि लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो है वोट दे रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर पे इतना हल्ला मचा है बनारस में। हमारा मंदिर लोग बताते हैं कि सब तोड़ दिए मोदी जी के लोग, जो सबसे बनवाए कि म्यूज़ियम बनवाने वाले थे, नहीं बन रहा है। फिर कुछ समर्थक मिलते हैं, बोले अरे भैया बन रहा है म्यूज़ियम, काहे घबरा रहे हैं। सच्चाई क्या है? म्यूजियम बन रहा है, मंदिर नहीं बन रहा है। वो माल बन रहा है, माल बन रहा है। रणजीत सिंह स्वर्ण पत्थर लगाते हैं तो पुनर्निर्माण होता है, अहिल्याबाई होलकर पुनर्निर्माण करती हैं। लेकिन अगर मोदी जी उसको भव्य स्वरूप बना रहे हैं तो आप उसको कहेंगे माल हो गया, तो विध्वंस कर दिया। ये पार्टी ओरिएंटेड बात है। उस मंदिर के निर्माण में 250 दुकानें बनाई गई हैं, 350 कमरे का होटल बनाया गया है और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनाया गया है। ये क्या है? मंदिर है? मंदिर का कॉन्सेप्ट है? ये माल का कॉन्सेप्ट है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम और मेरे साथी मोहन अपनी यात्रा के आखिरी स्ट्रेच में हैं। हम लोग बनारस में हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का गेट बहुत दूर नहीं है यहाँ से, और ये इलाका जो है ये किंचित रत जगह का इलाका है। चाय की दुकान है, बहुत सारे BHU के पुराने छात्र बैठे हुए हैं जो अब शहर को थोड़ा ज़्यादा समझते हैं, प्रदेश को थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकली समझते हैं। और ये बातचीत शुरू करने के कुछ देर पहले ही मुझे ही भाई साहब ने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है कि कहाँ क्या हो रहा है टाइप की चीज़ें आप मुझे बता चुके हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इस बातचीत में कि बनारस में पॉलिटिकल डिस्कशन किस तरह से होते हैं उसको थोड़ा सा डिकोड किया जाए, उसको थोड़ा सा समझा जाए। आपसे शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन जी, क्या करते हैं आप सर? हम पॉलिटिकली जो है हम लोग जो है एक्टिविस्ट रहे हैं और जनता दल के नवासी से लेकर के, और अभी वर्तमान में मैं लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान जी थे उनकी पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव था। अच्छा। और हम लोग बनारस के ही रहने वाले हैं, विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे। सर, ये पूर्वांचल में जब चुनाव आता है, पूर्वांचल में चुनाव आता है तो सब नेता कहते हैं कि पूरे यूपी का चुनाव एक तरफ, पूर्वांचल का चुनाव एक तरफ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे चुनाव पूरा उलट जाता है। लोग कहते हैं समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किधर क्या बह रहा है, किसका वोटर साइलेंट है, किसका वोटर वोकल है। आप बताइए, और आप लोग भी चाहें तो अगर ये गलत सही बोले तो काउंटर करिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो पूर्वांचल में जो कुछ प्रमुख 5-6 जिले हैं वहाँ पे फाइट कैसी चल रही है, क्या चुनाव देखने को मिल रहा है? अभी जो है बनारस जो है पूर्वांचल का जो है एक सेंटर है, पॉलिटिकली भी और सांस्कृतिक भी और शैक्षणिक सब तरह का सेंटर बनारस है पूरे पूर्वांचल के। पूर्वांचल में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर के तमाम शिक्षण संस्थान हैं जो प्रदेश को, पूर्वांचल को नहीं प्रदेश को, देश को दिशा देते हैं। हमको बहुत अच्छे से याद है, मैं जब 90 में उदय प्रताप कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष था, और कोई भी प्रधानमंत्री या कोई दिशा परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के देने वाले जो राजनीतिक दल हैं, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ VP सिंह 1989 में जो है पहला उनका दौरा बनारस में ही हुआ था। अच्छा। क्योंकि ये पॉलिटिकली जो है बहुत ऊर्जावान क्षेत्र है। नरेंद्र मोदी जी बनारस को ही सेंटर बना करके जो है जब राजनीति में जो है केंद्र बिंदु बनाया, यहाँ से चुनाव लड़े और यहाँ से उत्तर प्रदेश बनारस से जो है काशी से सांसद होकर के पूरे देश का आज दूसरी बार भी नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये एक बनारस एक राजनीतिक रूप से जो है बहुत ही क्षमता और सोचने समझने वाला क्षेत्र है। इसके वजह से पूर्वांचल के जितने भी आसपास के ज़िले हैं इससे जो है ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं। और मेरा अपना जो 2-3-4 दिनों से जो है मैं जो ज़िलों में घूमा, जो है मैं चंदौली का रहने वाला हूँ, गांव का मेरा गांव जो चंदौली में है। हाँ, और बनारस में मेरा जो है अपना यहाँ शहर में भी है। तो मेरा अपना ये मानना है कि चुनाव जो है ये बनारस काशी का सांसद होने के नाते नरेंद्र मोदी जी के, और डेवलपमेंट जो है काशी का जो हुआ है, लोगों को जो है ये चीज़ें हैं, किसी भी कैंडिडेट को देख करके लोग वोट नहीं कर रहे हैं जो साइलेंट। अच्छा। हाँ,
यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, ये गर्व की बात है लोगों को जे दिमाग में। दूसरा, जो मोदी जी यहाँ पर जो काम किए, जो उनके नेतृत्व में जो डेवलपमेंट का काम हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो प्रत्याशियों के बजाय जो है लोगों का है कि लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो है वोट दे रहे हैं। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए हर्षवर्धन जी, ये बताइएगा कि मतलब आपकी बात जो सुन के मुझे लग रहा है कि प्रत्याशियों ने काम नहीं किया, काम नरेंद्र मोदी ने किया, प्रधानमंत्री ने किया और शहर के सांसद ने किया, और प्रत्याशियों को ऐसा नहीं है, और प्रत्याशियों को खुद के दम पर वोट नहीं मिल रहा है, सांसद के दम पे वोट मिल रहा है। ऐसे नहीं है। प्रत्याशियों का अपना, सबका अपना अपना वजूद है, और सब लोग अगर विधायक बने हैं तो उनका भी अपना जो है संगठन के दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी उनका भी अपना एक समाज में स्थान रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे जिस तरह से मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बहुत ये चुनाव जो है काशी का और जो है पूर्वांचल का चुनाव जो है बहुत आमने सामने चुनाव, ऐसा हमको नहीं प्रतीत हो रहा है। और इसके पीछे जो न्यूट्रल मतदाता हैं, जो घर से अपने बिजनेस व्यवसाय से मतलब आते हैं, राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है, ख़ास तौर से जो है महिला मातृशक्ति जो है महिला आबादी है, उनको जो है एक सुरक्षा भी एक प्रमुख कारण है। सुरक्षा जो है योगी जी की सरकार में ये बहुत कानून का व्यवस्था जो है, गुंडा माफियाओं का जो है, इस तरह का एक लोगों के दिमाग में ये मानसिकता बनी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी का एक सेंटर जो है ये गर्व की बात है, एक एडिशनल चीज़ है, लेकिन हर प्रत्याशी का अपना अपना वजूद भी है। ऐसी आप लोग इस बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल। हाँ, एक से आते हैं। प्रत्याशियों का सवाल इनसे पूछा, हाँ, तो नाम बता दीजिए अपना। नवीन जोशी। नवीन जी। हाँ। प्रत्याशियों, हाँ बढ़िए, प्रत्याशियों का रिपोर्ट कार्ड बहुत नेगेटिव है और बहुत जनाक्रोश है, अच्छा, और एक पारिवारिक डायनास्ट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 दशक से लगातार है, और उस डायनास्ट के अगेंस्ट में एक रिएक्शनरी फोर्सेस के बीच में अंडर करंट चल रहा है। संभवतः वो अगर एक जगह सेंट्रलाइज होकर उस डायनास्ट के खिलाफ मोमेंटम गियर अप चार्ज हो गया तो संभवतः यहाँ नया इतिहास बन सकता है। कौन डायनास्ट है यहाँ पे? ये जो वर्तमान विधायक हैं, इनके पिताजी जो है 3 दशक से ये परिवार ही विधायक बन रहा है। इनकी माता जी थी पहले, उसके पहले इनके पिताजी थे। अब कैंट विधायक की बात कर रहे हैं। हाँ, तो सौरभ जी का बहुत ही जबरदस्त मुखालफत और रिएक्शन है, और संयोग से एक ब्राह्मण क्षत्रप यहाँ से मजबूती से पूर्व सांसद यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनका संयोग से ब्राह्मण छत्र, मतलब संयोग क्या है इसे ब्राह्मण लड़ रहा है? पूर्वांचल के एक विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की राजनीति की धारा से निकला हुआ एक नौजवान जो पूर्व सांसद रहा, जिन्होंने काफी मनमोहन सिंह की सरकार, राजेश मिश्रा जी, उन्होंने काफी विकास कामों के प्रोजेक्ट्स यहाँ लाए, जिनको आज आप लिंक रोड, बाबतपुर, ट्रामा सेंटर, ये तमाम जो देख रहे हैं वो उन्हीं की सरकार में शिलान्यास होकर काम आगे बढ़ा था, और उसको जो है परिपूर्ण होने में इनको जो है श्रेय ये परिपूर्ण होकर ले रहे हैं। राजेश मिश्रा इतना काम कराए थे तो 9 में हार कैसे गए? 9 में हारने की, 9 में कहाँ, हाँ 9 में हारे हैं, तो उसके पीछे कुछ तात्कालिक उस समय की परिस्थितिजन कारण रहे होंगे। स्टॉलवर्ड मुरली मनोहर जोशी थे, और ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से गढ़ है, उस गढ़ को उन्होंने भेदा भी था। अगर आप ये कह रहे हैं कि हारे क्यों थे, तो आपको ये भी साथ में कहना पड़ेगा कि वो उन्होंने एक नया जो है इतिहास भी रचा था 2000 जी। हाँ। तो 3 टाइम जब वो शंकर प्रसाद जायसवाल को भी इसी वजह से हार का मुंह देखना पड़ा कि ही वॉज कॉन्टिन्यूसली जो है वो रोटेट कर रहे थे, तो आंतरिक संगठन में अंतर्कलह था, और उसके साथ ही राजेश मिश्रा के ग्लैमर और आकर्षण छात्र नेता वाला, तो उसकी वजह से वो जीते। और फिर वही परिस्थिति आ रही है, शंकर प्रसाद जायसवाल का इतिहास 2022 में कहीं फिर पुनः 2004 की तरह अगर दोहराया जाएगा तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए नवीन जी ना, हाँ, नवीन जी, कांग्रेस की इतनी बुरी हालत क्यों हो गई बनारस में? आपने कहा संयोग से ब्राह्मण क्षत्रप चुनाव लड़ रहा है। हम विगत 3 दशक से इस प्रदेश से गायब हैं, चूंकि जाति सपा बसपा 89 के बाद जो चला है दौर समाजवादी पार्टी और बसपा का, उसके बाद से जाति गोलबंदी और सामाजिक मंडल कमंडल ये सब आया, वहाँ से हमारा क्षरण शुरू हुआ है। उसके चलते हम जो है कमजोर पड़ते गए, और लोग कहते हैं यहाँ पे जो आपका क्या हाउस है, आपका औरंगाबाद हाउस, जी जी,
ललितेश पति त्रिपाठी और उनके पिताजी कमलापति, ये इन लोग का जो पूरा त्रिपाठी परिवार है बनारस में, इन्होंने सिस्टमेटिकली कांग्रेस को मार दिया यहाँ पे। ये दोषारोपण है और एक प्रोपेगेंडा है। उन्होंने जितना किया है उस परिवार ने, उसकी थाती जो है आज भी चंदौली से लगाए मिर्ज़ापुर से आज भी लोग जो है उस परिवार के ऋणी हैं। अब एक समय काल है, मैंने बोला ना कि 3 दशक से सपा बसपा जाति गोलबंदी की राजनीति के चक्कर में कांग्रेस हाशिए में चली गई और ये जाति कांग्रेस मतलब वो वाला क्वेश्चन भुना नहीं पाई, ये कहिए ना। भुना नहीं पाई। कांग्रेस मतलब भुना लेती तो रह पाती भाई। अब जातीयता का गोलबंदी का समीकरण है। आफ्टर राम जन्मभूमि मंदिर 92 के बाद जो धार्मिक उन्माद, फिर जातीय उन्माद, उसके पैरेलल जो चला है, उसकी लड़ाई अभी तक चली रही है। अब जो है हम फिर से 403 सीट पे लड़ने जो जा रहे हैं 401 पे। कितना लाएंगे ये बताइए पूरे प्रदेश में? हमको लगता है कि हम अगर 30 भी पा जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम उसको झूठ नहीं बोलेंगे, हम बड़ी ईमानदारी से आपसे धरातल की बातों को रख रहे हैं। बावजूद उसके हमारा वोटिंग परसेंट, जब हम 100 सीट में लड़ते हैं, 125 सीट में सपा के साथ गठबंधन करके पिछली बार, तो 6% होता है। प्रियंका गांधी वाला वीडियो देख के ना उनको बुरा लगेगा बहुत। नहीं, अब आप ये 30 सीट बोल रहे हैं, 30 सीट मैक्सिमम जो मान के चल रहे हैं ना आप। नहीं, मैं अब अपने एक कांग्रेसमैन होने के साथ साथ एक ईमानदार विश्लेषण भी तो करना पड़ेगा। अब आपके सामने मैं झूठ बोलूं और एकदम बीइंग हार्डकोर कांग्रेसी होके बोलूं तो वो मुनासिब नहीं है। ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप 125 सीट पे लड़के 6% वोट पाते हैं। इस बार आप 401 सीट पे लड़ रहे हैं और देखिएगा जो 6% है वो आपका 9% से ऊपर जाने की पूरी कोशिश है। यानी 24 की जमीन तैयार कर रहे हैं। 24 की जमीन तकरीबन तैयार हो रही है। तैयार कर रहे हैं इस योजना में है। आपसे बात करते हैं भाई साहब। आई एम सॉरी, मैं इनके पास बात करते करते चला गया। नहीं हमारे वरिष्ठ हैं। अच्छा कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरविंद शुक्ल। अरविंद जी, क्या करते हैं आप भैया? मैं तो पेशे से अध्यापक हूँ। अच्छा, कहाँ पे? मैं तो हूँ अध्यापक देवरिया में। देवरिया में क्या पढ़ाते हैं सर आप? भूगोल पढ़ाता हूँ। भूगोल। और किस क्लास के बच्चों को? क्लास 11th और 12th के। 11th और 12th। बड़ा टेढ़ा विषय लगता था हमको भूगोल। जी। और एक ठो तो हमको आज तक कभी ये यादें नहीं हुआ, अक्षांश और क्या होता है वो? देशांतर और अक्षांश और देशांतर। हाँ, और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, और उसमें डिग्री और अंश मार के पता नहीं कॉमा सोमा मार के टेढ़िया जाता था। कुछ समझे में नहीं आया हमको आज तक। अब रट के हम जाते थे, फिर भी गलत करके आए हैं हम आज तक हमेशा एग्जाम में वो। तो आप बताइए सर, देखिए क्या जो है क्या मूड पानी चल रहा है इधर जिस तरह से धरती में उच्चावच है, कहीं गहराई है कहीं ऊंचाई है, तो राजनीतिक जमीन भी जो है ऊंचाई और गहराई बनारस का रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो और साथी कह रहे थे, मैं उन लोगों से कई विषयों पे सहमत होते हुए भी ये कहना चाहूँगा। पहली बात तो बनारस काम के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। काम के सवाल पे? काम के सवाल पर नहीं है। अच्छा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जितना काम कर दिया वो गिनना मुश्किल है। किसी एक नागरिक से पूछेंगे तो गिनती में गिना नहीं पाएगा। तो वो तो सवाल ही नहीं कि काम नहीं हुआ है। और रही बात, काम की अपेक्षा भी नहीं है। ये तो 1989 से भारतीय जनता पार्टी का राजनैतिक राजधानी है। जब कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीतना मुश्किल था तो भी यहाँ बीजेपी जीतती रही है, जहाँ तक बनारस की बात है। और बीच में एक कालखंड जो अभी लोग कह रहे थे, राजेश मिश्रा एक बार सांसद जीते, नहीं तो नगर निगम बीजेपी जीतती रही है, यहाँ पे सारे विधानसभाएं जीतती रही है, पार्लियामेंट जीतती रही है, लगातार जीतती रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री का इस क्षेत्र से लड़ना ये बनारस के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। तो मैं जो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो रहा है, काम की बात। हाँ जी। तो प्रधानमंत्री जब इस क्षेत्र से हों तो ऐसे में यहाँ किसी तरह का शंका तो उत्पन्न करने का सवाल ही नहीं है। और ये बनारस की जो मूल लड़ाई है भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान की लड़ाई, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 1989 से खड़ा है। और भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान का केंद्र रहा है काशी। क्या है भारत का सांस्कृतिक स्वाभिमान सर जी? भारत का सांस्कृतिक जो सनातन धर्म की धारा है, जो हिंदुत्व की धारा है, जो हमारे वैदिक धारा है, उन धाराओं के साथ काशी का रिश्ता है। यह शंकराचार्य की भूमि है, यह तुलसीदास की भूमि है। तो इस धारा के साथ जो है खड़ी है बीजेपी। और ये भारत का भी सांस्कृतिक स्वाभिमान है।
काशी तो केंद्र है, काशी को नहीं, इसीलिए आप जो सनातन धर्म और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, क्या वो भारत की भी सांस्कृतिक चेतना वही है निश्चित या होनी चाहिए आपके नहीं हिसाब नहीं से? है। कुछ लोग छद्म धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उस पे आवरण चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता का जो अरे सर जी, हमको तो लगता था कि देश की जो भी चेतना है वो संवैधानिक है और संविधान के प्रियम्बल के हिसाब से चलती है। आप मुझे एक ऐसी बात बता रहे हैं जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने तो समझने के लिए आप उसी संविधान में जाइए, तो जब आपने संविधान को केवल अंगीकृत नहीं किया है, केवल अधिनियमित नहीं किया है, बल्कि आत्मार्पित भी किया है, जो ये आत्मा का आई एम सॉरी सर, आपको थोड़ा सा जो आपने 3 शब्द बताए हैं उनको थोड़ा सा और आसान शब्दों में बताइए ताकि मैं और मेरे दर्शक सब समझ सकें। मैं तो कह रहा हूँ ना, संविधान में केवल 3 शब्दावली है। हम आज 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। यह जो आत्मा का सवाल है, जो ये आध्यात्मिक चेतना का सवाल है, वह संविधान में है। मैं तो एक यहाँ बहस चली थी कुछ दिन पहले, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धर्म विज्ञान संकाय में एक मुसलमान की नियुक्ति हो गई थी, तो मैंने उसका विरोध किया था। क्यों? इसलिए विरोध नहीं किया था कि वो मुसलमान था, बल्कि इसलिए कि धर्म विज्ञान संकाय में सीधे सीधे वहाँ पर लिखा हुआ था कि इस धर्म विज्ञान संकाय में सनातन धर्म से इतर लोगों को किसी भी पद पर समायोजन नहीं किया जाएगा। तो जब आप ये आधार वो मुस्लिम टीचर संस्कृत पढ़ाने आया था ना? हाँ, मुस्लिम टीचर संस्कृत पढ़ाने आया था। फिरोज वो संस्कृत में उसकी नियुक्ति हुई, बाद में वो संस्कृत पढ़ाने नहीं आया था, वो वैदिक धर्म के लिए आया था, और वैदिक धर्म में किसी मुसलमान की नियुक्ति नहीं हो सकती है। संस्कृत पढ़ाने आया था। यहाँ देखिए, संस्कृत के तीन फैकल्टियों में भी पद हैं। एक तो कला संकाय में है, वहाँ पर निषिद्ध नहीं है। आयुर्वेद में है, वहाँ पर निषिद्ध नहीं है, और आज वो कला संकाय में पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो धर्म विज्ञान संकाय है, वहाँ संस्कृत भाषा माध्यम है हमारे धार्मिक संस्कारों को सिखाने का। और एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पे इसलिए टोकूंगा ना कि मैं अभी बहराइच में गया था और हमारी टीम अभी आजमगढ़ में थी और तमाम ज़िलों में घूमी थी। मैं बहराइच में था और मुश्किल से 2 महीने पहले का वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा होगा। वो इतनी बड़ी बच्ची थी और उसका नाम था, वो मुस्लिम थी धर्म से, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, और ये मेरी कमज़ोरी है कि मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। उस मुस्लिम बच्ची की उम्र थी मुश्किल से 10 से 12 साल, और उसने संस्कृत में मुझे भजन सुनाए, भजन सुनाए, श्लोक सुनाए। उसने मुझे कई सारी सूक्तियाँ, कई सारी चीज़ें सुनाई। मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती अगर कोई मुस्लिम महिला, कोई मुस्लिम व्यक्ति, अरे सुन लीजिए सर मेरी बात, मुस्लिम व्यक्ति कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कुछ ज्ञानार्जन कर रहा है या ज्ञान का विस्तार कर रहा है। अगर आप किसी दीवार पर लगे पत्थर से हम लोग अगर ये इस चीज़ की पैमाइश करने लगें कि किस पर कहाँ का प्रवेश वर्जित है और किसका कहाँ का प्रवेश दिया जा सकता है, तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं सर। और अगर उस व्यक्ति के आने पर आपत्ति है तो उसको तो आपके विश्वविद्यालय की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो तो इतनी पारदर्शी होनी चाहिए और इतनी न्याय और इतनी नियम सम्मत होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को हम ये मानेंगे ना कि उस नियमों के तहत ही उसको प्रवेश दिया गया होगा, उसको नियुक्ति पत्र दिया गया होगा और तब उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा, तो अब वो पढ़ाने आ रहा होगा। कहीं तो वो ट्रेसपास करके तो घुसा नहीं होगा और किसी नाम बदल के पढ़ाने लगा होगा क्लास में। अब जो आप भी कोई बता सकता है। आपने अपनी बात कह ली तो मैं आगे कंप्लीट करूं। देखिए, आपने कह दिया कि उस पत्थरों के आधार पर, मैं समझता हूं उस देश के जो संविधान बन रहा था तो धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं जोड़ा गया था प्रीएम्बल में, बाद में जोड़ा गया, ठीक है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता के तत्व का जवाब देते हुए बाबा साहब ने कहा कि हमारा संविधान ये मूल रूप से धर्मनिरपेक्षता को प्रतिपादित करता है, इसको जो है कहीं से, इसको जो है लिखने की विशेष रूप से जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसी संविधान के, यही मुझे आश्चर्य है कि उस समय देश के, मैंने लोगों को कहा था मुझसे शास्त्रार्थ कर लीजिए, उसी संविधान के 16 का एक विशेष उपबंध यह कहता है कि राज्य किसी
विशेष संस्था में किसी विशेष धर्म के व्यक्ति के नियुक्तियों के लिए प्रतिबंधन निर्बंधन कर सकता है। तो आप जो मूल विषय है वो धर्म विज्ञान संकाय है, वो हिंदुओं। आपकी बात मैं मान रहा हूँ, चलिए मैं इस बात को क्रॉस वेरीफाई अभी करूंगा, लेकिन फिर भी ये सुन के अगर आपके ही तर्क से चलूं तो मेरा तर्क यही है कि नियुक्ति तो विश्वविद्यालय ने की होगी सर, कि वो बंदा कहीं से पीछे से बैकडोर से घुस के क्लास लेने लगा होगा। बैकडोर से नहीं, विश्वविद्यालय ने नियुक्ति की होगी। विश्वविद्यालय के लोगों ने, उस समय के कुलपति को ये विषय जानकारी में नहीं था और उन्होंने एक्ट तो पढ़ा, लेकिन विश्वविद्यालय के जो पूरी जो नियमावली है उसके मोटा मोटा जो है ठीक ढंग से उन्होंने अध्ययन नहीं किया था, इसलिए बाद में कुलपति पढ़ नहीं पा रहा ठीक से। कुलपति ने तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो वहाँ का एचओडी था, जो वहाँ का प्रेजेंट में, वो तो उनको तो जानकारी थी वहाँ पे, जो वहाँ से 10 साल से पढ़ा रहे थे, चाहे 15 साल से पढ़ा रहे थे, उनको तो जानकारी थी कि यहाँ की ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। आखिर में उन्होंने तो 10 में 10 नंबर दिया उस कैंडिडेट को, मुस्लिम कैंडिडेट को। जो इंटरव्यू में जो पैनल बैठी थी, 4 पैनल एक्सपर्ट थे बाहर से, वो भी थे उसी कैटेगरी के थे, और वहाँ के जो कुलपति थे, मान लीजिए कुलपति को जानकारी नहीं थी। जो प्रेजेंट में वहाँ 10 साल पढ़ा रहे थे उनको तो जानकारी थी इस चीज़ को कि नहीं, यहाँ के मुसलमान कैंडिडेट यहाँ नियुक्ति नहीं ले सकता। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव नाम है, मैं हिंदी विभाग से पीएचडी करता हूँ। बीएचयू हिंदी विभाग से। मैं बता रहा हूँ उसमें क्या था, मैं बता रहा हूँ क्या था उसमें। स्थापना के समय में ही धर्म विज्ञान संकाय में लिखा गया, ये लिखित है कि किसी और धर्म का व्यक्ति नहीं हो सकता है उसमें। और ये हमारी सेना में भी ये व्यवस्था की गई है कि विशेष धर्म का व्यक्ति ही धार्मिक शिक्षक हो सकता है। तो जो हमारे यहाँ पहले से स्थापना के समय में उद्देश्य लिखा गया है उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। अगर विश्वविद्यालय फेल है इस बात को कंसीडर करने में, उसकी अपनी गलती है, वो वापस ले रहा है, तो गलत क्या कर रहा है? तो क्या नहीं, मतलब धर्मेंद्र की जो बात है, धर्मेंद्र नाम है दोस्त तुम्हारा, धर्मेंद्र की बात देखिए गलत नहीं है। वीसी ने नहीं पढ़ा, देखिए वीसी ने नहीं पढ़ा, केवल वीसी तो इंटरव्यू लेता नहीं है ना, वीसी से साइन करता है। आपकी पूरी आपकी स्क्रूटनी कमेटी है, आपकी पूरी कमेटी है जो टेस्ट और पूरा रिक्रूटमेंट इंटरव्यू लेती है। क्या उस पूरे कमेटी, मैं बता रहा हूँ, फैसल के जो इंटरव्यू लेने वाले थे उनके सुपरवाइजर थे, ये कैसे संभव हुआ? इस पे भी तो प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज ये जान लीजिए कि अगर विश्वविद्यालय कभी ये गलती करता है तो वो अपनी गलती को वापस भी लेता है, और हमारे विश्वविद्यालय ने उस गलती को वापस लिया। इस चीज को उसने उसी व्यक्ति को संस्कृत विभाग में जो आर्ट फैकल्टी में है उसमें किया, आयुर्वेद में भी उनका मेरिट में नाम आया। लेकिन जहां तक धर्म विज्ञान संकाय की, धर्म आत्मा से निकलता है और वहां धार्मिक शिक्षक के रूप में तैयार किए जाते हैं, और जब तक आत्मा से कोई धार्मिक शिक्षक नहीं होगा तब तक वो धर्म की शिक्षा नहीं प्रदान कर सकता है। वो संस्कार होने चाहिए, वो संस्कारों के बगैर संभव नहीं है कि वो धार्मिक शिक्षा दे सके। आपने बहुत बढ़िया उदाहरण। अच्छा, आप सॉरी सर, आप नाम क्या आपका? प्रवीण। एक सेकंड भैया, मांस खा के आएंगे और वेद मंत्र पढ़ाएंगे, तो ये बड़ा वाला खा कर आप आएंगे और आप वेद मंत्र पढ़ाएंगे तो धर्मेंद्र यादव पढ़ सकते हैं, लेकिन धर्म विज्ञान संकाय का जो विद्यार्थी है उसके लिए कुछ आचरण भी हैं। वेद का अध्ययन किस परिस्थितियों में करना है आपको, तो ये सब सारी बातें हैं। तो खैर, मैं जो कहना चाहता था कि हमारा जो यह काशी है, बड़ा मांस यानी इनका कहने का मतलब है जो बीफ होता है, जिसकी आप बात कर रहे हैं। बीफ ही नहीं है, बड़े मांस में बहुत कुछ आता है, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। बीफ भी है, तो मैं कह रहा हूं कि जो है आप जो है वेद पढ़ाने जाएंगे तो वेद केवल एक विषय नहीं है। अच्छा चलिए, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ। सिनेरियो मतलब एक काल्पनिक चीज़ रख रहा हूँ कि मान लीजिए मेरा नाम XYZ खान है, मतलब मैं धर्म से मुसलमान हूँ मान लीजिए। मैं सब कुछ किया, मैंने धर्म परिवर्तन करा लिया अपना, मैं हिंदू हो गया। अब मैं धर्म संकाय में पढ़ा सकता हूँ जी, अब मैं आपके धर्म विज्ञान संकाय में पढ़ा सकता हूँ, मैंने अगर धर्म परिवर्तन करा लिया है अपना। तो आप अगर हिंदू हो गए आचरण से भी, केवल कानूनी नहीं आचरण से भी हो गए, तो आप धर्म विज्ञान में पढ़ा ही नहीं सकते हैं। आप हमारे धार्मिक संस्कारों का संपादन भी कर सकते हैं। मतलब आपके घर में पूजा पाठ, मुंडन, शादी ब्याह करवा सकता है हम? क्यों नहीं करवा सकते हैं?
अगर आपने धर्म को स्वीकार कर लिया और हर धर्म के जो रिचुअल्स हैं उसमें उसके सारी चीज़ों को स्वीकार करने की जो पद्धति है उसको आप जब स्वीकार कर लिए उसके हिसाब से आगे तो आप करा सकते हैं। लेकिन जो विषय है कि आप अगर किसी धार्मिक संस्था में, मैं इस मत का भी नहीं हूँ कि किसी जो है किसी मस्जिद में जाके कोई जो है हिंदू वहाँ पे जो है धर्मगुरु हो जाए, मैं इसका भी समर्थक नहीं हूँ। मैं नहीं कह सकता हूँ कि कोई जो है कोई पादरी बन जाए जाके हिंदू, वहाँ भी नहीं होना चाहिए। ये तो धर्म चूंकि और फैकल्टी, मैंने आपको बताया। आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है बार बार ये कौन रहा है कि आपसे ये भी पूछ लूं कि मतलब आपके अनुसार दो विपरीत धर्मों के बीच में ब्याह भी नहीं होना चाहिए। कोई हिंदू मुस्लिम से शादी करे चाहे न करे या न करे, आपके हिसाब से? देखिए, जहाँ तक आप मेरी बात व्यक्तिगत करेंगे, हाँ मेरी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, तो मेरा शुद्ध इस बारे में समझ है कि दो भिन्न संस्कृतियों के विवाह में कभी मेल नहीं हो सकता और ऐसे विवाह नहीं होने चाहिए, ऐसे विवाह नहीं होने चाहिए और ऐसे विवाहों का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, स्पष्टतया विरोध करता हूँ। और अगर एक ही धर्म है, सब कुछ ठीक है, हिंदू धर्म है, अंतर जातीय विवाह पर क्या सोचना है सर आपका? अंतर जातीय विवाह में हमारी शास्त्रीय पद्धतियों में स्वीकृति है। आपकी स्वीकृति है कि नहीं? मेरी भी स्वीकृति है। अच्छा, मतलब कोई ब्राह्मण या सवर्ण, हाँ, कथित रूप से सवर्ण, हाँ, किसी दलित से शादी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। बस धर्म वाला ब्लेंड आपको नहीं मंजूर है? हाँ, नहीं, ये वो तो एकदम अलग है ना, वो तो एकदम अलग है। हमारे पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट है विशेष, ऐसा मत समझिएगा कि मैं ट्रोल कर रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको बताना भी चाह रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए हमारा जो कहना है कि आप हिंदुस्तान को अपनी पितृभूमि मानते हैं, मातृभूमि मानते हैं, आपको यहाँ का पूर्ण भूमि भी मानना होगा। यानी आपके हिसाब से ठीक है अरविंद जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपकी बात समझ रहा हूँ, स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। स्वीकार करना एक अलग चीज हो गई। मैं आपकी बात के हिसाब से आपके धर्म में, हिंदू धर्म में किसी भी कोई भी अगर कथित रूप से ऊंची जाति है तो कथित रूप से नीची जाति से भी विवाह कर सकता है। कथित मैं बहुत सोच समझ के लगा रहा हूँ। ये देखिए, पहले तो जो ये नीचे और ऊंचे की जो शब्दावली है, यह शब्दावली जो है शास्त्रीय नहीं है, कहीं जो है शास्त्रीय शब्द नहीं है नीचे और ऊंचे की शब्दावली। ठीक है, एक व्यवस्था है, 4 वर्णों में बांटा गया है, तो ये वो व्यवस्था ठीक है। ऊंचे नीचे की शब्दावली ये प्रबंधकीय व्यवस्था से आया है। नहीं, ये व्यवस्था 4 जो वर्ण की व्यवस्था है वो ठीक है। 4 वर्ण की व्यवस्था सनातन धर्म की व्यवस्था है, उसमें कहीं से वर्ण की व्यवस्था, क्योंकि जब आप ऋग्वेद से 4 वर्णों की व्याख्या करेंगे तो वो कर्म आधारित व्यवस्था थी। एक ही परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों रहते थे, वो कर्म आधारित। और ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसमें ये कहा गया था कि मेरी माता चक्की पीसती हैं, वो वैश्य हैं, और मेरे पिता ब्राह्मण हैं। तो इस तरह की व्यवस्था कर्म आधारित थी। इसलिए अगर वो कर्म आधारित व्यवस्था अगर सनातन रूप से चलती आती तो ये समस्या ही नहीं उत्पन्न होती। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने के साथ चीजें बदलती चली गई और ये हेरिडिटरी होता चला गया, आनुवंशिक होता चला गया। और उसके बाद से फिर राजनीतिक, पहले मुगलों द्वारा, फिर अंग्रेजों द्वारा इस चीज को इस तरह से बांट दिया गया कि ऐसा लगने लगा कि जाति केवल हेरिडिटरी है। लेकिन अगर मान लीजिए, मैं आपकी ही बात को कह रहा हूं, जो दलित आप बार बार कह रहे थे, अगर इस समाज में एक ब्राह्मण व्यक्ति ही अगर चमड़ा कमाने का काम करने लगे, चमड़े का चीज काटने लगे, तो क्या उससे उस अशुद्ध अवस्था में आप शुद्र होते हुए भी अपने घर में रखना चाहेंगे? और कोरोना काल ने तो इस चीज को बताया भी, इस चीजों को कि किस तरह की अशुद्धियां हुआ करती थी। मैं स्वीकार करता हूं कि उस वक्त दूरी बनाई जाती थी। क्यों बनाई जाती थी, इसके पीछे कारणों को क्यों नहीं आप देखते हैं? क्योंकि अशुद्धि थी। जैसे एक जाति, जो कुछ जातियां ऐसी थी जो दूसरे काम किया करती थी, जैसे चमड़ा काटने का काम, मांस प्रोसेसिंग का काम करती थी, जो उनको दूर रखना था ही। आज अगर मैं करता हूं तो मुझे भी सोसाइटी को दूर रखना चाहिए इस चीज से। अगर वो नहीं करेंगे तो हाइजीनिक प्रॉब्लम होगी, और वो हाइजीनिक प्रॉब्लम, चूंकि विज्ञान और मेडिकल साइंस उस समय इतना विकसित नहीं था, इसलिए वो अलग रखने की व्यवस्था करता था, जो कि हम लोग कोरोना काल में पूरी तरह से देख चुके हैं कि ऐसा हुआ है। तो अगर वो साइंटिफिकली आप देखने की कोशिश करेंगे
कि क्यों ऐसा किया जाता था, तो उसको समझने की, और उसके पीछे भी है कि बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि जो रहे हैं, जो दलित समाज से रहे हैं और उन्होंने वेदों की रचना की है, वेद के वो ऋचाओं की रचना की है, उसमें तब कहाँ था हमारा ये जातिगत विभेद। बिल्कुल अरविंद भैया ने सही बात का। मैं प्रवीण जी से एक बात जोड़ना चाहूंगा। बात मैंने पी ली एक चाय, मैंने चाय पी ली, नींबू की चाय पी ली। थैंक यू बात सर, अब थोड़ा सा और भी लोग हैं ना, बातचीत बहुत देर भी होगी ना, तो मैं वर्ण व्यवस्था पे इन्होंने कहा कि वो जो दूरी थी वो सही थी आपके अनुसार, वो आप कह रहे हैं कि वो साइंटिफिक थी, उसको कोरोना ने प्रूव किया, आप ये कह रहे हैं कर्म आधारित अशुद्धियां थी। और मैं अशुद्धियों को अपने दर्शकों के लिए कोट और अनकोट करूंगा यहाँ पे कि अशुद्धि को हम दो कोट में रखें कि हम उसको मेरी डिक्शनरी में, मेरे अनुवाद में वो अशुद्धि है कि नहीं, वो अभी बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, लोगों के परसेप्शन पे है, क्योंकि हम एक समाज के रूप में इतना इवॉल्व नहीं कर पाए हैं कि हम बहुत सारे लोगों को समझा पाएं कि साहब वो अशुद्धि नहीं है, वो काम है। क्योंकि आप जिसको आप जिसको अपनी संज्ञा में आप सुनिए आप जिसको अपनी व्याख्या में दूरी कह रहे हैं, प्रचलित व्याख्या में उसको छुआछूत कहा जाता है सर। जब कर्म आधारित आते हैं तब, वही मैं कह रहा हूँ प्रवीण जी, उसको सर मेरी बात मैंने बात कही, मेरी भी सुन लीजिए, उसको एकदम प्रचलित व्याख्या में छुआछूत कहते हैं सर। हमारे घरों में अब सुन लीजिए छुआछूत और दूरी के उदाहरण क्या होते हैं। हमारे घरों में काम करने वाले लोग आते हैं, आपके घरों में सब ठीक है, हमारे घरों में मतलब हम सभी के घरों में, ये एक बहुत बड़े उदाहरण के तौर पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। उन्हें ज़मीन पर बैठना होता है, वो उस सोफे पे या उस कुर्सी पे या उस बिछौने पे या उस चौकी पे नहीं बैठ सकते जिस पे हम बैठते हैं, हमारे परिजन बैठते हैं, हमारे बच्चे बैठते हैं, ठीक है। वो उस बर्तन में नहीं खा सकते जिनमें हम खाते हैं, वो उस बर्तन में पानी नहीं पी सकते, उस शौचालय का इस्तेमाल नहीं करते जिनका हम करते हैं। दूरी जो है सर, वो इतना भी सब्जेक्टिव मैटर नहीं है, वो इतना फैल जाता है कि वो उसको कुरीति की तरह लगने लगती है वो चीज, और वो कुरीति है भी। आपकी भाषा में कहना चाहूंगा कि ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मैंने बार बार एक चीज को कोट किया जिसको कि आप तुरंत दबा ले रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। मैं सर मेरा बात पकड़ना मेरा काम है सर। आप कर्म आधारित जो मैं बात कह रहा हूं उसको आप तुरंत उसको हाईलाइट नहीं होने दे रहे हैं। मैं कर्म आधारित बात कर रहा हूं। अगर मेरे घर में मैं घुसने नहीं दूंगा, मैं चैनल पे कह रहा हूं, सीधा कह रहा हूं कि अगर कोई चमड़े का काम करके वो ब्राह्मण भी है तो मैं घुसने नहीं दूंगा। और एक दलित अगर वो प्रकांड विद्वान है तो उसको आप कह रहे हैं सोफे पे बैठाने के लिए, मैं उसको पलकों पे बैठा के रखूंगा। लेकिन वो कर्म आधारित अगर वो ऐसा है तो, अगर नहीं है तो वो छुआछूत मान्य है और वो छुआछूत करना चाहिए। आज भी वो चीज व्याप्त है। अगर कोई मेरा दलित मित्र है, मुझे लगता है अगर छुआछूत ऐसा व्याप्त है तो ये नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहा था? हाँ, क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। छुआछूत कुछ नहीं, ऐसे ही घूमने आ गया था और भैया का जवाब देना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि छुआछूत होना चाहिए। कर्म आधारित वो बार 3-4 बार टेक लगवा। कर्म आधारित का मतलब क्या होता है? मैं ठाकुर हूँ तो क्या मेरे घर कोई हरिजन काम नहीं कर सकता? क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता? मैं ठाकुर हूँ, हरिजन के यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। मैं एक और सिनारियो रख रहा हूँ, मैं बात को और कठिन कर रहा हूँ। मैं बात को थोड़ा नहीं, मैं अपनी बात को थोड़ा और कठिन कर रहा हूँ अपने ही लिए। हो सकता है मैं बात कंक्लूड भी ना कर पाऊँ। आपने कहा कि क्या हरिजन दलित ठाकुर के यहाँ काम नहीं कर सकता। मैं इसका एक उल्टा सिनेरियो रखता हूँ कि क्या कोई ठाकुर दलित के यहाँ काम नहीं कर सकता, कोई ब्राह्मण दलित के यहाँ काम नहीं कर सकता? एकदम कर सकता है। नहीं, एक मिनट, भैया का जवाब देना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे घर में खाने को नहीं है तो यहाँ कोई दलित या ठाकुर या ब्राह्मण नहीं है, यहाँ खाने को समस्या है। भैया ने जैसे जवाब दिया कि यहाँ चीज़ें अलग अलग हैं, तो यहाँ समस्या क्या है? खाने को है, पेट भरने को है। और उन्होंने जैसे कहा वो नहीं होना चाहिए, कि वो शायद मेरे से नाराज होंगे। हाँ सर, मैं जैसे बात है ना क्या नाम है तुम्हारा कि दोस्त? सत्यम तिवारी। सत्यम। मैं BHU का छात्र हूँ, हाँ ग्रेजुएशन कर रहा हूँ जियोग्राफी ऑनर्स से।
जियोग्राफी ऑनर्स से। जी तो सर बात ये है ना कि जैसे आज भी हम लोग मतलब सबका अपना अपना पिच बन जाता है। हम कहीं भी जाते हैं तो हम किसी भी फंक्शन में जाएं तो हम अपने ही तरह के, जैसे हम अपने क्लास में ही देखें, हम कहीं भी जाते हैं तो अपने ग्रुप के साथ ही बैठना पसंद करते हैं। ऐसा हम लोग करते हैं। और मैं अपना व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ कि मैं खुद ब्राह्मण हूँ। हमने कभी किसी के साथ में भेद नहीं किया, एक बात। दूसरा कि जैसे सर कि बताया कि जिस तरीके से मतलब अब मैं बताता हूँ सर कि ब्राह्मण कौन है। लोग जिसके पास सोच है, समझ है, जो पढ़ा लिखा है, वो हमेशा से युगों युगों से अपनी बात को मतलब वो किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ सकता है। वो मतलब ब्राह्मण तो आज जैसे ब्राह्मण तो मतलब आज की व्यवस्था बन गई है कि जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, लाभ तो कुछ होना नहीं है, एक बात। दूसरा नुकसान ही नुकसान है। दूसरा बात कि क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मतलब व्यवस्था बन गई है, तो आज भी जैसे आप देखिएगा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे वो तथाकथित जी ब्राह्मण हो, चाहे तथाकथित वैश्य हो, वो आज भी लोगों का शोषण करता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तथाकथित जिसको निम्न जाति का कहा जाता है, आज भी आप ऑफिस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो भी आज वो आपसे ऑफिस में पैसे मांगते मिलेगा और आप उसको मतलब देंगे, क्योंकि वो आज के दौर में वो ब्राह्मण है। आप उनके ऑफिस में घुस नहीं सकते हैं जो उन्होंने आप किनका ले लूँ? हाँ, सबकी से बात कर लूँगा। और सत्यम ने कहा कि मैंने कभी किसी के साथ इस तरह का वो किया नहीं, क्या कहते हैं उसको, भेदभाव, मैं शब्द भूल गया था, भेदभाव किया नहीं। और मेरा जो अनुभव कहता है, पत्रकारिता का जो भी छोटा सा अनुभव है मेरे पास, कि ये बात जो है ना कि भेदभाव किया नहीं या भेदभाव कहाँ होता है, ये बात मैंने अक्सर ब्राह्मण, ठाकुर जैसी जातियों को ही, बनिया, इस तरह की जो जातियाँ होती हैं ना, जो कहा जाता है कि ऊपर है, जिनके बारे में कथा है तथाकथित से ऊपर, अपर कास्ट, तथाकथित अपर कास्ट है जो, ये उनको ही कहते सुना है दोस्त। मैं जब दलित बस्तियों में जाता हूँ, आपके बनारस में मुसहर बस्ती है, मैं वहाँ जाता हूँ, ठीक है, मैं जाटों के गांव जाता हूँ, हाँ, वो उनका सच जो है ना, वो ज़्यादा ग्रेव, वो ज़्यादा चश्मदीद और वो मतलब ज़्यादा भयानक है, वो ज़्यादा अनुभवों से भरा हुआ है। ये हमारे लिए कहना आसान है, किसी के लिए भी कहना आसान हो सकता है। टीवी चैनल पे घर पे बैठा है कोई, अच्छा एसी का हवा चल रहा है, पंखा चल रहा है, हरा के रात को मस्त सोए चौड़े होके 8 घंटा की नींद मिला, सुबह उठे काम पे गए, शाम को आ गए, वो ये कह लेगा। लेकिन जिसके पास ना, सुनो दोस्त, जिसको नाले में उतरना है ना, मेन होल में उतरना है, खुले हुए मेन होल में, यहाँ तक के पानी में उतरना है, हमारे मेले में उतरना है ना, उसके लिए दुनिया दूसरी है दोस्त। सर मैं मानता हूं। आप बताइए सर बात। सर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा सर, 30 सेकंड की बात है। जल्दी हाँ। सर मैं अपना कल का ही बताता हूँ सर। जी सर, मेरा नाम अजीत है, यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। और वास्तव में धर्म क्या है यह हमको जानने की ज़रूरत है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म या अन्य जो नाम दे सकते हैं, हमारे यहाँ कहीं किसी नाम धर्म को विशेषण मुक्त रखा है। मनुस्मृति में देखें तो कहा है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या ऐसा दशकम धर्म लक्षणम। वहाँ किसी विशेषण धर्म की बात नहीं की है। ठीक उसी प्रकार अगर हम वैशेषिक सूक्त में कणाद प्रतिपादित धर्म को देखें तो वो कहते हैं, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धे सधर्म, ऐसे वो धर्म की बात करते हैं। ऐसे ही तो मनुस्मृति को तुम बार बार कोट कर रहे हो, और मनुस्मृति क्या इसकी स्थापनाओं से तुम मतलब राब्ता रखते हो, मानते हो इनकी स्थापनाओं को? वास्तव में क्या है कि हमारे यहाँ जो आक्रांता आए, मैक्स मूलर आदि जर्मनी के विद्वान, उन्होंने उसमें कुछ मिलावट की। वास्तविक मनुस्मृति जो है वो आप भी पढ़ेंगे, और यदि कोई दूसरा कोई भी पढ़ेगा तो मुझे यकीन ही नहीं, विश्वास है वो उसे मानेगा। जो ये मनुस्मृति आपने पढ़ी है वो अवश्य मिलावटपूर्ण है। जी, मिलावटपूर्ण है। और ये लोग ये कहते हैं यार, कई सारे जो हम लोग देखते हैं ना बहस टीवी पे, कुछ लोग कहते हैं कि मनुस्मृति की होलिका जला दो, है ना, सुनते हो ना ये सब, होलिका जला दो, उसे फाड़ के फेंक दो। इन सब चीज़ों पे क्या सोचते हो तुम? वास्तव में क्या है कि हमको थोड़ा संकीर्णता को त्यागने की जरूरत है। हम तो उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, हमारे यहाँ तो चार्वाक दर्शन है, उसका भी स्वीकार है। जो ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी हम उसका सम्मान करते हैं। तो थोड़ा हमको अपने विचारों को उदात्त बनाने की आवश्यकता है। बाकी
चीज़ों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत की जाने की जो छवि है ये बदलनी चाहिए। सर मैं एक बात जो ऐड करना चाहता था। अभी बहुत सारी बातें बची हैं, समय बहुत कम है। यस सर। अब मेरा थोड़ा सा मूड बन रहा है कि थोड़ा सा राजनीति का भी हालचाल ले लिया जी जाए। सर बिल्कुल। हाँ, वो वाला भी कर लें थोड़ा सा। जी बताएं। हाँ, और बनारस के बारे में थोड़ी बातचीत करें, पूर्वांचल के बारे में थोड़ी बातचीत करें। लोग कहते हैं, हम लोग घूम रहे हैं कि यार पूर्वांचल में लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की जो बातचीत बीजेपी कर रही है और रोज़गार की बात जो सपा कर रही है, इसमें मिला जुला के दोनों पार्टियों ने अपना चुनाव पूर्वांचल में फंसा दिया है। नेक टू नेक फाइट है दोनों पार्टियों के बीच में। नहीं बिल्कुल नहीं। आप लोगों को क्या कहना है? एक सेकंड आते हैं। हाइट तो है, हाइट तो है, नेक टू नेक है। और निर्णय क्या होगा ये अभी विचाराधीन है। वस्तु स्थिति में जिस तरीके का आज के समाज में राजनीति का बाजारीकरण किया गया है। किसने किया सर बाजारीकरण? अब ये आप समझ सकते हैं। सर नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ सर आपसे, समझना नहीं, सुनना चाहता हूँ आपसे। कांग्रेस ने किया है 1991 में जब उदारीकरण हुई है, तो मूलतः कांग्रेस इस देश को बाजारीकरण के रास्ते पे गई। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ बाजारीकरण का, तथ्य रख रहे हैं परिस्थितियों का। हाँ। देखिए, जिसका आज जिस जो स्वरूप ले लिया है ये बाजारीकरण, वो समाज में राजनीतिक विकृति का एक प्रतीक बन गया है। राजनीति अब मुद्दा आधारित नहीं रह गया है, मुद्दे पर राजनीति नहीं हो रहा है। कभी कोई कहेगा कि राम को हम लाए हैं, आप उनको स्थापित, हम उनको लाएंगे। हाँ, इस तरीके का जो नैरेटिव फैलाया जाता है समाज में, ये कहीं से राजनीतिक मुद्दे को गौड़ करके और भावनात्मक मुद्दे को उभार करके समाज में स्वयं को स्थापित करने की एक नैरेटिव पैदा किया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस की राह पे चल रही है यहाँ पे। इस पूरे अगर इस बाजारी करने वाली बात, मूल्यों की राजनीति का दौर शुरू हो गया, मूल्यों की राजनीति का दौर। नहीं, मूल्य की तो अभी राजनीति हो ही नहीं रही है। नरेंद्र मोदी का राजनीति, अभी खाली व्यवस्था की राजनीति हो रही है। किसके पास जितनी अर्थव्यवस्था, जितनी सत्ता का पावर जिसके पास है, वो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करता है अपने उतना छपा हुआ है राजनीतिक लाभ के लिए, वो उसको उस तरीके से यूज कर रहा है। वास्तव में जनता का जो वास्तविक मुद्दा है, जनता की जो नीड है, उसके प्रति ईमानदार कतई नहीं है। आज अच्छा, ये बताइए उदार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। विश्वनाथ मंदिर पे इतना हल्ला मचा है बनारस में। हमारा मंदिर लोग बताते हैं कि सब तोड़ दिए मोदी जी के लोग, जो सबसे बनवाए कि म्यूजियम बनवाने वाले थे, नहीं बन रहा है। फिर कुछ समर्थक मिलते हैं, बोले अरे भैया बन रहा है म्यूजियम, काहे घबरा रहे हैं? सच्चाई क्या है? म्यूजियम बन रहा है, मंदिर नहीं बन रहा है। वो माल बन रहा है, माल बन रहा है, मंदिर नहीं है वो। आप अपना परिचय दे दीजिए। आप काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत परिवार को बिलोंग करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेंद्र तिवारी। महंत परिवार को बिलोंग करते हैं आप? अब ये बता, सुनाई में दे रहा है आपके बारे में, तो कुछ तो बताइए। बिलोंग नहीं, महंत हैं ही वहाँ के। अच्छा, पूजा करवाते हैं आप? पूजा करवाने वाले महंत नहीं होते, पूजा करवाने वाले कर्मचारी वहाँ के हैं, पुजारी हैं। आप मतलब एकदम वो गर्भगृह में बैठते हैं? अभी आप मंदिर अगर जाए तो आप कहाँ दिखेंगे? अभी तो आप यहाँ बैठे हैं। हम नहीं दिखेंगे, वहाँ कर्मचारी दिखेंगे, आपके लोग दिखेंगे। अभी हमारी जगह वहाँ पर IAS अधिकारी नजर आएंगे कि 1989 में कांग्रेस ने अभी उसका अधिग्रहण थोड़ा सा अधिग्रहित किया है। 89 में नहीं, 83 में। 83 में महंत जी हैं, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसी पार्टी ने इन लोगों का अधिकार छीन लिया और मंदिर को अधिग्रहित कर दिया। 83 में। कब से महंत हैं आप सर? कब से महंत? जन्म से। अभी भी हैं? 83 के बाद कोई महंत नहीं है। एक मिनट, महंत कोई सरकार द्वारा निर्मित नहीं होता है, वो तो परिवार वाला पीढ़ी परिवार से होता है। वो व्यवस्था उन्होंने टेक ओवर किया है। व्यवस्था, अरे सुन तो लीजिए पहले। अब कांग्रेस ने टेक ओवर किया और भाजपा ने उसका सत्यानाश कर दिया मंदिर का। आप उसके स्वरूप को समझिए। टेक ओवर किया तब तक तो ठीक है कि आप उसको व्यवस्थित करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम भी कांग्रेस ने उसका भुगता।
83 में अधिग्रहण हुआ और 84 में उसका परिणाम कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर भुगता। अब देखिए रणजीत सिंह जी अब मेरी बात, रणजीत सिंह स्वर्ण पत्थर लगाते हैं तो पुनर्निर्माण होता है, अहिल्याबाई होलकर पुनर्निर्माण करती हैं। लेकिन अगर मोदी जी उसको भव्य स्वरूप बना रहे हैं तो आप उसको कहेंगे माल हो गया, तो विध्वंस कर दिया। ये पार्टी ओरिएंटेड बात है, पार्टी ओरिएंटेड बात है। पूरी तरह से जितना भव्य स्वरूप बन गया है किसी को बोलने, वो बेहतरीन स्वरूप है। अरे भूगोल जी, अरे सॉरी अरविंद जी, सॉरी, आई एम सॉरी, बोलने दीजिए ना सबको। ऐसा है कि रणजीत सिंह ने पत्थर चढ़ाया, मंदिर को तोड़ा नहीं। अहिल्याबाई ने मंदिर का मतलब निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया, तो वो मंदिर वहाँ था नहीं, वो नया मंदिर और वास्तु के द्वारा वास्तु युक्त मंदिर बनाया, जिसमें ईशान कोण में भगवान विश्वनाथ का विग्रह अभी जो बना है वो। मेरी बात पूरी सुन लीजिए, पूरी, जब मंदिर की बात कर रहे हैं तो पूरी उसकी ईमानदारी से उसका व्याख्या सुनिएगा। और शिव पंचायतन देवताओं को उसके अनुसार वहाँ पर बैठाया था। जो वर्तमान सरकार ने पूरी पंचायतन व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और ग्रिल मशीन लगा के उसको तोड़ के निकाल दिया, फेंक दिया कहीं। कुछ तो नाले में पड़े थे, वहाँ से उठा के हम लोग बरामद किए लंका थाने में, आज भी वो शिवलिंग पड़े हैं। और जितना विस्तार किए हैं उस परिक्षेत्र में 7 स्वयंभू शिवलिंग थे, करुणेश्वर महादेव, अमृतेश्वर महादेव और चंडेश्वर महादेव और 5 विनायक जो पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत आते थे, सारे विनायक हटा दिए गए क्योंकि इनके उस माल के निर्माण में बाधा डाल रहे थे वो। तो ऐसे उस मंदिर के निर्माण में 250 दुकानें बनाई गई हैं, 350 कमरे का होटल बनाया गया है और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनाया गया है। ये क्या है? मंदिर है? मंदिर का कॉन्सेप्ट है? ये माल का कॉन्सेप्ट है। मंदिर को इस तरीके से विकसित किया जाता है कि वहाँ से अर्निंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो, आध्यात्मिक व्यवस्था सुनिश्चित ना हो। तो आध्यात्मिक अरविंद जी आपको बताएंगे मंदिर का कॉन्सेप्ट कैसा होता है। आध्यात्मिक, हाँ जी, जरूर बताना चाहूंगा। पहली बात, जो अपने को ये धर्मनिरपेक्ष कहने वाले दल हैं, ये औरंगजेब की एक मिनट मैं मुझे बोलने दीजिए। औरंगजेब की निंदा में आज तक इन्होंने लोगों ने एक शब्द नहीं कहा। आज जब जो है मोदी जी उसको भव्य स्वरूप हमने औरंगजेब की बात ही नहीं की, हम तो मंदिर की बात करेंगे। अरे सुनिए, अरे अरविंद जी सुनिए, सुनिए अरविंद जी सुनिए, अरविंद जी सुनिए तो, अरे सुनिए सर, सुनिए। ये बात तो देखिए, मैं इनकी बात से सहमत हूँ नहीं सहमत हूँ वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बात अलग है। मैं तो बात सुनने आया हूँ, लेकिन इनकी एक बात से मैं सहमत हो सकता हूँ। इन्होंने पूरी बातचीत में औरंगजेब का नाम नहीं लिया और आप औरंगजेब पे आप यही कह रहा हूँ कि लोग औरंगजेब का नाम नहीं लेते हैं। ये लोग औरंगजेब ने मंदिर ध्वस्त किया, तोड़ा, और बाबर ने राम जन्मभूमि स्थान को तोड़ा, उसका नाम ये लोग नहीं लेते। लेकिन अभी सुनिए राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी के निंदा में दिन रात ये लगे हुए, इसीलिए जनता इन लोगों को कोई तवज्जो दे नहीं रही है। एक चीज बताइए, थोड़ा सा पहले से ऊर्जा थोड़ी सी कम करिएगा, हल्की सी गुस्सा आ जा रहा है मुझे लग रहा है। दूसरी चीज, ये बोल रहे हैं, इन्होंने ये कहा कि मंदिर बनवा दिया ये, लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो मंदिर का स्वरूप नहीं है। वो इस बात पे बहस हो रही है, आप शायद बहस को समझ नहीं पा रहे हैं। बात ये हो रही है कि वो मंदिर जो बना है वो मंदिर का स्वरूप नहीं है। इनका कहना है कि जो, सर अब मेरी बात, उसका उन्होंने कहा है कि वो स्वरूप में होटल है, उस स्वरूप में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। जो ये कह रहे हैं, आप सुना ना आपने, वो बोले कि वो जो भी बनाया है लेकिन वो मंदिर का स्वरूप नहीं है। अगर बनाते तो मंदिर का स्वरूप बनाते तो वो अलग बात होती। अब बताइए कि वो मंदिर का स्वरूप है कि नहीं है, बात इस पे हो रही है। देखिए, जो है मंदिर को एक बेहतर स्पेस दिया गया है। जो सकरी गलियां थी, उन सकरी गलियों की जगह आप विस्तार दिया गया है कि केवल ये बनारस के लोग ही दर्शन नहीं करते, इसको ये लोग सारे पूरे देश के दर्शनार्थी आते थे। अब उसका एक पहले आते थे, पहले भी आते थे, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन आते थे, उनके साथ दिक्कतें थी।
उन दिक्कतों को देखते हुए किसी ने कंप्लेन आपको नहीं किया, क्योंकि आप प्रबंधन से 1983 में आपको कांग्रेस हटा चुकी थी। प्रबंधन को कंप्लेन कांग्रेस मंदिर में बात करिए ना, वहां पे विश्वनाथ मंदिर न्यास को ना कंप्लेन जा रहा था, विश्वनाथ मंदिर न्यास को कंप्लेन किया जाएगा ना, तो न्यास के सामने इस तरह की बातें थी और लोग महसूस करते थे, उसमें कहना क्या है। समझना जरूरी है, पहले जो हर गली में मंदिर थे और उसमें चाय पी के और पान खा के थूका जाता था, उन्हीं मंदिरों में वो दबे हुए थे, उसी कोने में थे भैया जो हर शिवालय की पूजा नहीं होती रही। और आप कहीं मत जाइए, काशी हिंदू विद्यालय चले जाइए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया, वहाँ एक मंदिर है विश्वनाथ मंदिर, क्या वहाँ पे दुकान नहीं है? क्या वहाँ गेस्ट हाउस नहीं है? यहाँ मंदिर के प्रांगण कि ये टोटली आध्यात्मिक स्वरूप उसका जो है नष्ट किए हैं, और इसमें नीरा राडिया जैसे कारपोरेट इन्वॉल्व हैं, उनको इसमें रखा गया है। अब इससे ज्यादा और हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। अब मैं अच्छा ठीक है मैं अच्छा सुनिए मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, फिर सर सुन लीजिए। अब मैं बहुत देर से बातचीत कर रहे हैं हम लोग ना, मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, फिर बातचीत को खत्म करते हैं हम लोग। एक बार, अरे गुरु, छात्रों की बात बहुत हुई है, हम लोग बहुत किए हैं, और भी मुद्दे हैं ना छात्रों के। मैं ये नहीं कर रहा हूँ छात्रों के मुद्दे कम जरूरी हैं, मैंने की है बात के बारे में एक बार बात कर ली। अरे सर सुन लीजिए, तो अब एक कहानी बताते हैं आप लोगों को छोटी सी। मुझे याद है कि एक बार हम लोग कहीं पे दिल्ली में ही कहीं चाय वाय दोपहर में पी हुए रहे थे, तो बात हुई कि यार इसकी रिपोर्ट पढ़ी है, तो 2-3 लोगों ने कहा कि हाँ पढ़ी है। तो उसमें एक आध लोग उत्साहित होते हैं ना, जो बिना पढ़े बोल देते हैं कि हाँ बड़ा सही लिखा था, है ना, तो बोलते हैं हाँ बड़ा सही लिखा था, बिना पढ़े बोल देते हैं। और संयोग से उसी का पूछ लिया गया, हाँ बताओ यार क्या लिखा था, बताओ जरा सा, ऐसे पूछ लिया गया। तो बोला कि हम तो पढ़े नहीं हैं, तो बिना पढ़े खारिज वारिज करने लगा था। तो मतलब वो बड़ी काफ़ी इंटेंस बहस थी, वो बताएंगे तो बहुत सारे नाम खुलेंगे, लेकिन मैं इसके बहाने से ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बहस में बहुत सारी बातें हुई हैं, जैसे किताबों की, मनुस्मृति की, वर्ण व्यवस्था की, इसकी उसकी, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सबके अपने अपने तर्क हैं। तो उन किताबों को और उन जो जिल्द में रखी चीज़ें हैं उनको पढ़ के थोड़ा सा एक एनालिटिकल रवैया होना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उनकी टीकाओं को उनको समझना चाहिए। मनुस्मृति की बात होती है तो अंबेडकर को भी पढ़ना चाहिए, अंबेडकर की जो किताबें हैं, रिपब्लिक ऑफ कास्ट, हाँ, तो इन सब चीज़ों को, हु वर द शूद्राज, तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आई एम सॉरी, रिपब्लिक ऑफ कास्ट शायद आनंद तेलतुंबड़े की है, एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट है, हाँ एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। संविधान को थोड़ा ज़्यादा मुस्तैदी से, थोड़ा ज़्यादा करीब से पढ़ना चाहिए। हमारे देश के जो बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए हैं, बड़े बड़े जन आंदोलन हुए हैं, इसमें समाज के भिन्न भिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया, अपनी हिस्सेदारी को बार बार एसर्ट करने के लिए, संविधान में दिए गए अपने अधिकारों को बार बार अपना हक जताने के लिए कहा कि हम गलत नहीं हैं, हम इसी समाज का हिस्सा हैं। तो उन आंदोलनों को भी एक एनालिटिकल दृष्टि से देखना चाहिए। और लल्लन टॉप देखते रहिएगा, इस तरह की बहसें, इस तरह की बातचीत आपके बीच आती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।